Good morning class, good morning everyone. ऑडियो वीडियो प्रॉपर है क्या बच्चों, बताना एक बार. यस. अपना जो टॉपिक चल रहा था फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, हमने पढ़ा था क्या क्या डॉक्यूमेंट फाइल करने पड़ते हैं कंपनी के पास, सॉरी आरओसी के पास कंपनी बनाने के लिए. ये पढ़ लिया था अपन ने. फिर हमने पढ़ा था गलत इंफॉर्मेशन वगैरह देके कंपनी बनाई गई है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को छिपा के बनाई गई है. तो जो भी गिल्टी पर्सन है या जिन्होंने डिक्लेरेशन प्रोमोटर वगैरह है, उनके ऊपर सेक्शन 447 की पेनल्टी लगेगी. आई थिंक यहां तक हुआ था हमारा मैटर, है ना. तो इसके आगे बेटा हम लेने जा रहे हैं पावर ऑफ एनसीएलटी. पावर ऑफ एनसीएलटी. एनसीएलटी का मतलब क्या है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल. नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कंपनी लॉ के मैटर्स की सुनवाई के लिए अथॉरिटी बनाई हुई है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल. अब क्या होता है, अगर किसी मेंबर ने सपोज करो एप्लीकेशन दी एनसीएलटी को कि आपने क्या है गलत इंफॉर्मेशन के आधार पर एक कंपनी बना दी है, या फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को छिपा करके एक कंपनी बना ली गई है. अब एनसीएलटी किस तरीके के ऑर्डर पास कर सकती है? एनसीएलटी 5 तरीके के ऑर्डर पास कर सकती है. पहला, अगर एनसीएलटी को लगता है कि प्रॉब्लम आ रही है मैनेजमेंट की तरफ से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से, वो सही से काम नहीं कर रहे, तो एनसीएलटी क्या करेगी, जो कंपनी के प्रेजेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनको हटा देगी, और क्या करेगी, खुद के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वहां पे अपॉइंट कर देगी. पब्लिक इंटरेस्ट में, मेंबर के इंटरेस्ट में, क्रेडिटर के इंटरेस्ट में, फॉर द रेगुलेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, ऑर्डर कैन बी गिवन बाय एनसीएलटी. पहला ऑर्डर दे सकती है रेगुलेशन ऑफ मैनेजमेंट का. दूसरा ऑर्डर दे सकती है कि अगर प्रॉब्लम आ रही है मेंबर्स की तरफ से, तो मेंबर्स की लायबिलिटी क्या कर दो, अनलिमिटेड. मेंबर्स की लायबिलिटी क्या कर दो, अनलिमिटेड. तीसरा, वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. ये कंपनी सही नहीं है, इसको खत्म कर दो, वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. चौथा, इसी का शॉर्टकट वाइंडिंग अप का, आरओसी से बोलेंगे रजिस्टर ऑफ कंपनी से इस कंपनी का नाम ही हटा दो. और पांचवा क्या है, एनसीएलटी हमारी बड़ी अथॉरिटी है, जैसा इसको सही लगे वैसा ऑर्डर ये पास कर सकती है. एनी ऑर्डर इट थिंक्स फिट. एनी ऑर्डर इट थिंक्स फिट. ऑर्डर देने से पहले एनसीएलटी 2 बातों को ध्यान में रखेगी. पहला, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगी कंपनी को. जस्टिस कहता है कि दूसरी पार्टी की भी बात सुनी जानी चाहिए, तो भाई जो कंपनी अपने पक्ष में सफाई में कुछ कहना चाहती है तो उसकी भी बात सुनी जाएगी. दूसरा, एनसीएलटी देखेगी कि मेरे ऑर्डर से किसी भी प्रेजेंट ट्रांजैक्शन पर कोई गलत असर तो नहीं पड़ रहा है. नो एडवर्स इफेक्ट ऑन द करेंट ट्रांजैक्शन. क्या लिखा हुआ है बेटा, एक बार देखते हैं. पावर ऑफ एनसीएलटी ऑन एनी कंप्लेन रिसीव्ड बाय एनसीएलटी दैट कंपनी इज फाउंड बाय गिविंग false information, suppression of important facts, then NCLT can give these 5 orders. क्या? पहला है for the regulation of management. दूसरा, members की liability कैसी कर दो, अनलिमिटेड. तीसरा, कंपनी की कर दो वाइंडिंग अप. इसी का शॉर्टकट क्या करो, आरओसी से बोलो कि इस कंपनी का नाम रजिस्टर ऑफ कंपनी से हटा दे. आरओसी एक रजिस्टर मेंटेन करता है, रजिस्टर ऑफ कंपनीज, जिसके अंदर वो एंट्री डालता है, इस दिन मैंने इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाया था, उस रजिस्टर से ही नाम हटा दो. ठीक है. एनी अदर ऑर्डर विच इट थिंग्स फिट. दोनों का इफेक्ट सेम आएगा बेटा, बस ये क्या है, बड़ा तरीका है बाइंडिंग अप पूरा प्रोसेस, और ये एक छोटा तरीका है, शॉर्टकट है, कंपनी को खत्म करने का शॉर्टकट है. आरओसी से बोल दो सीधे उस कंपनी का नाम ही कंपनी के रिकॉर्ड से, रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड से हटा दे. नेक्स्ट क्या है, किन चीजों को ध्यान में रखा जाएगा. 2 बातों को ध्यान में रखेंगे. पहली चीज, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी कंपनी को कि तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है तो कह सकते हो. दूसरा, करंट ट्रांजैक्शंस पर कोई गलत असर नहीं पड़ना चाहिए. नो एडवर्स इफेक्ट ऑन करंट ट्रांजैक्शंस. क्लियर है क्या, बताओ बेटा. इसी चीज को अब मैं तुम्हें करा रही हूं एक बार आईसीआई से. आईसीआई से नहीं हुआ है, यहां से बाकी है आईसीआई से. चलो देखो एक बार, इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. आरओसी हमारा सेटिस्फाई हो गया डॉक्यूमेंट के बेसिस पे. वो 2 काम करेगा. क्या करेगा, पहले तो सारे डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कर देगा और आपकी कंपनी को एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जारी कर देगा. ठीक है.
कंपनी को एक नंबर अलॉट कर दिया जाएगा जिसे क्या बोला जाएगा, सिन नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, विच इज अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी फॉर द कंपनी, और इसका जिक्र सर्टिफिकेट में भी किया जाएगा। कंपनी की एक पहचान होती है, डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी होती है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, सिन नंबर। रजिस्ट्रेशन के बाद सिन नंबर मिलेगा कंपनी को, और ये सिन नंबर कहाँ लिखा हुआ होता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में। नेक्स्ट क्या दिया है यहाँ पे, ये जो डॉक्यूमेंट है सारे इनकॉर्पोरेशन वाले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आपकी कंपनी खत्म नहीं हो जाती तब तक आपको अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पर ये डॉक्यूमेंट संभाल के रखने हैं। याद करो, कंपनी को दो तरीके के रिक्वायरमेंट थे, एक तो था जिंदगी भर संभाल के रखोगे, और एक 8 साल के लिए। ये जिंदगी भर संभालने वाले डॉक्यूमेंट में से एक है। नेक्स्ट क्या बोला, फॉल्स या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन देकर के अगर आपकी कंपनी बनाई गई है, तो जो भी पर्सन इस तरीके की गलत इंफॉर्मेशन देके कंपनी बनवा रहा है, जिसको मैंने क्या वर्ड यूज किया था पीडीएफ में, गिल्टी पर्सन। गिल्टी पर्सन, किसकी पेनल्टी लगेगी, सेक्शन 447 पेनल्टी फॉर फ्रॉड, सेक्शन 447 पेनल्टी फॉर फ्रॉड। ये था एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जब बन रही थी तभी पता चल गया था, है ना। और दूसरा आएगा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन मतलब कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, गलत इंफॉर्मेशन देके, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को छिपा करके। आप कहां से अंडरलाइन करना, नेक्स्ट पेज से, ये वाला। प्रोमोटर या जिन पर्सन ने, जो पर्सन क्या है, फर्स्ट डायरेक्टर, या जिन्होंने क्या दी है, डिक्लेरेशन, विल बी लायबल फॉर एक्शन अंडर सेक्शन 447। ज्यादा डेप्थ में लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है, गलत इंफॉर्मेशन देके कंपनी बनाई, सेक्शन 447 पेनल्टी फॉर फ्रॉड लगती है। पता नहीं था जब कंपनी बन रही थी तो गिल्टी पर्सन वर्ड यूज किया, कंपनी बनने के बाद पता चला है तो क्या करेंगे, डिक्लेरेशन, फर्स्ट डायरेक्टर, ठीक है, प्रोमोटर, इनको पकड़ा जाएगा। ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, ये एनसीएलटी वाला पॉइंट है। एक कंपनी है वो गलत इंफॉर्मेशन देके बन गई, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को छिपा के बन गई, तो कोई बंदा एप्लीकेशन दे रहा है किसको, ट्रिब्यूनल को। तो ट्रिब्यूनल क्या दे सकती है, ऑन एप्लीकेशन इनमें से कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है। पहला ऑर्डर क्या है, पास सच ऑर्डर फॉर द रेगुलेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, पब्लिक इंटरेस्ट में, कंपनी के इंटरेस्ट में, मेंबर्स के इंटरेस्ट में, क्रेडिटर के इंटरेस्ट में, मैनेजमेंट के चेंज करने का ऑर्डर दे देगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इनके तो हटाओ, हम अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यहाँ पे अपॉइंट करेंगे। दूसरा, मेंबर्स की लायबिलिटी कैसी कर देगी, अनलिमिटेड। तीसरा, आरओसी से बोलेगी डायरेक्टली इसका नाम रजिस्टर ऑफ कंपनी से हटा दो। चौथा, वाइंडिंग अप, सच अदर ऑर्डर एज इट डीम्स फिट, कोई भी जो इसको सही लगे, क्योंकि बहुत बड़े लेवल की अथॉरिटी है एनसीएलटी, जैसा आदेश सही लगे वैसा दिया जा सकता है। ऑर्डर देने से पहले दो बातों को ध्यान में रखना है, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी है, दूसरा ट्रिब्यूनल कंसीडर करेगी ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू बाय द कंपनी, ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू बाय द कंपनी, उन पे कोई गलत असर ना पड़े। आप चाहे तो वो लाइन दे आना, नो एडवर्स इफेक्ट ऑन द करंट ट्रांजैक्शन, नो एडवर्स इफेक्ट ऑन द करंट ट्रांजैक्शन, कि मेरे आदेश की वजह से ऐसा ना हो कि दूसरे लोगों को नुकसान हो जाए, वह सोच समझ के डिसीजन लेना है। अब आ रहा है सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, इसको शॉर्ट में बोलते हैं स्पाइस। स्पाइस क्या चीज है, सुनो। अब भाई पहले तो क्या होता था, हर डॉक्यूमेंट जाके फिजिकली देके आना पड़ता था आरओसी के ऑफिस में, कभी ये कमी रह गई, कभी वो कमी रह गई। अब क्या हो गया, आप ऑफिस में बैठे बैठे ऑनलाइन कंपनी इनकॉर्पोरेट करवा सकते हो। एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने बिजनेस को इजी करने के लिए हर चीज क्या कर दी है, फैसिलिटेट करने के लिए सारा काम जो है ऑनलाइन कर दिया है। क्या लिखा हुआ है देखो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने बहुत सारे कदम उठाए हैं फॉर द इजीनेस ऑफ द बिजनेस, जिससे आप क्या है बिजनेस आसानी से कर सको। MCI simplified the process of filing the forms for incorporation of a company through SPICE, simplified performa for incorporating the company electronically। मतलब अब आपको जरूरी नहीं ऑफलाइन जा जाके सारा काम करो, ऑनलाइन भी कंपनी बनवाई जा सकती है। इसके लिए वर्ड क्या है, स्पाइस। आगे आया तुम्हारा इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सेक्शन नंबर 9 पढ़ेंगे। दो सेक्शन पढ़ाने, 9 और 10।
पहले दोनों समझ लेते हैं, फिर दोनों यहां से ले लेंगे। पहले समझने जा रहे हैं सेक्शन नंबर 9। सेक्शन 9 क्या कहता है हमारा? सेक्शन ये कहता है कि ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन, जिस दिन से आपकी कंपनी रजिस्टर हुई उस दिन से जो भी आपके सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम थे वो, या जो भी आपके टाइम टू टाइम मेंबर बनते हैं वो मिल करके एक कंपनी बनाएंगे। अब देखो भाई, मेंबर बनने के दो तरीके हैं। एक तो जब नई नई कंपनी बनती है तो जो सब्सक्राइबर्स है वही मेंबर है, और दूसरा मेंबर बनना चाहते हो स्टॉक एक्सचेंज से शेयर खरीद लो। समझ आ रही है बात? तो इन्होंने क्या वर्ड किया है यूज, देखो, ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑल द सब्सक्राइबर्स टू एमओए। अब ये सब्सक्राइबर्स टू एमओए मेंबर्स ही तो बनेंगे, दे विल बिकम द फर्स्ट मेंबर्स ऑफ द कंपनी, और द पर्सन हु बिकम मेंबर फ्रॉम टाइम टू टाइम, बाद में कोई बनना चाहता है शेयर खरीद लो स्टॉक मार्केट से। क्या कहना चाह रहे हैं? रजिस्ट्रेशन के बाद में कंपनी के सब्सक्राइबर्स और मेंबर्स मिलके क्या करते हैं, एक कंपनी का निर्माण करते हैं, एक बॉडी कॉर्पोरेट बन जाती है, विल फॉर्म अ बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी, एंड कंपनी को उसकी सारी करेक्टरिस्टिक्स जो तुमने पढ़ी थी क्लैप्स, याद आ रहा है? कब मिलेगी? आफ्टर रजिस्ट्रेशन। कब मिलेगी? आफ्टर रजिस्ट्रेशन। मतलब कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होगी, परपेचुअल सक्सेशन होगा, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होगी, लिमिटेड लाइबिलिटी होगी, कॉमन सील होगा। कंपनी कैन स्यू, कैन बी स्यूड, इट विल बी केपेबल ऑफ होल्डिंग डिस्पोजिंग द प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगी, कंपनी केस फाइल कर पाएगी। ये सारी फैसिलिटीज कब मिलेगी? जब आपकी कंपनी रजिस्टर हो। ये कहता है हमारा सेक्शन नंबर 9, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। शॉर्ट में बोलूं एक लाइन, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ये है, रजिस्ट्रेशन के बाद में कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट बन जाएगी और उसे बॉडी कॉर्पोरेट की सारी कैरेक्टरिस्टिक प्राप्त हो जाएंगी। सेक्शन नंबर 9, सारी कैरेक्टरिस्टिक कब मिलेगी? आफ्टर रजिस्ट्रेशन। आफ्टर रजिस्ट्रेशन। अब इसके बाद में देखो क्या दिया हुआ है, इट विल बी केपेबल ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑल द फंक्शंस ऑफ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट। सारी कैरेक्टरिस्टिक कब मिलेगी? आफ्टर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 10। दो पढ़ेंगे फिर अपन एक साथ देखेंगे। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एमओए एंड एओए। एमओए एओए के रजिस्टर होने का क्या इफेक्ट बढ़ेगा? तो सुनो, एमओए एओए रजिस्टर होने के बाद में एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बनवाते हैं, किसके बीच में? कंपनी और मेंबर्स के बीच में। एमओए एओए रजिस्टर होने के बाद में कंपनी और मेंबर्स के बीच में एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, और उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है? उस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ है कि मेंबर्स कह रहे हैं कि हम एमओए प्रोविजन, एओए के सभी प्रोविजन को फॉलो करेंगे, हम उनके अगेंस्ट में जाके कोई काम नहीं करेंगे। क्या लिखा हुआ है देखो, एमओए एओए व्हेन रजिस्टर्ड will form a binding contract or agreement between company and the members। कंपनी और मेंबर्स के बीच में एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, एमओए और एओए। ऐसा माना जाएगा उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हर मेंबर ने पर्सनली सिग्नेचर किया, इंडिविजुअली साइन किया है। ऐसा माना जाता है कि एमओए एओए के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट बनाए ना ये कंपनी और मेंबर्स के बीच में, उसके ऊपर ऐसा माना जाता है कि जैसे हर मेंबर ने उसके ऊपर क्या कर रखा है? साइन कर रखा है। और उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ क्या है? वी विल ऑब्जर्व ऑल द प्रोविजन ऑफ एमओए एंड एओए। हम एमओए एओए के सभी प्रोविजन को फॉलो करेंगे, जो भी चीजें एमओए एओए में लिखी है हम उनको फॉलो करेंगे, कंप्लाई करेंगे, उनके अगेंस्ट में जाके कोई काम नहीं करेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या लिखी हुई है लाइन पहले पढ़ लो, ऑल मनी पेबल बाय एनी मेंबर टू द कंपनी शैल बी डीम्ड एज अ डेब्ट ड्यू टू द कंपनी। कोई भी पैसा अगर एक मेंबर को कंपनी को देना है तो ऐसा माना जाता है जैसे उसने कंपनी से कर्जा ले रखा है। ऐसा माना जाता है जैसे उसने कंपनी से कर्जा ले रखा है, देना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल से समझो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पार्टली पेड अप शेयर है, 10 रुपए का शेयर है, 6 रुपए मंगा चुके हैं, 4 रुपए की कॉल की, आपको पैसा देना ही पड़ेगा। कोई भी पैसा मेंबर को कंपनी को देना है तो ऐसा माना जाएगा इट इज अ डेब्ट ड्यू टू द कंपनी, जैसे उस मेंबर ने कंपनी से कर्जा ले रखा है। अगर आप कॉल मनी का पेमेंट ऑन टाइम नहीं करते, कॉल इन अरियर्स पे इंटरेस्ट देते हो। क्यों देते हो? इसी वजह से
कि अगर कोई पैसा एक मेंबर को कंपनी को देना है तो उसे देना पड़ेगा, अगर नहीं देगा तो ये माना जाएगा जैसे उसने कंपनी से कर्जा ले रखा है, और कर्जे पे जैसे आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है ना, वैसे ही कॉल इन अरियर्स पे भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। दोबारा समझो सेक्शन नंबर 10। सेक्शन 10 कहता है एमओए एओए रजिस्टर होने के बाद कंपनी और मेंबर्स के बीच में बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। ऐसा माना जाएगा कि जैसे हर मेंबर ने उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर इंडिविजुअली साइन किया है। उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है कि हम जो है सारे मेंबर्स एमओए एओए के प्रोविजन को फॉलो करेंगे, ठीक है। प्लस कोई भी पैसा अगर एक मेंबर को कंपनी को देना है, ऐसा माना जाएगा जैसे उसने कंपनी से कर्जा ले रखा है, देना ही पड़ेगा। दैट्स वाई वी हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर्स। वी हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर्स। आई थिंक समझ आया बेटा, क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो यही चीज यहाँ लिखी है, ऑल मनी पेबल बाय एनी मेंबर टू द कंपनी शैल बी डीम्ड एज डेब्ट ड्यू टू द कंपनी। कोई पैसा मेंबर को कंपनी को देना है, ऐसा माना जाएगा जैसे उसने कंपनी से कर्जा ले रखा है, देना ही पड़ेगा। टाइम पे नहीं दोगे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये दो सेक्शन हम यहां से कवर करेंगे आईसीआई से। अब आ रहा है सेक्शन नंबर 9, पहले ये ले रहे हैं। सेक्शन नंबर 9 क्या कहता है, देखो एक बार यहां से लेना मैटर। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन का सेक्शन नंबर 9, फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब जिस दिन आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, जो डेट कहां लिखी हुई है, सर्टिफिकेट में लिखी हुई है। द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम, जो भी कंपनी के सब्सक्राइबर्स हैं या फिर जो भी उसके मेंबर बनते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, शैल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट, शैल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट। सच अ रजिस्टर्ड कंपनी, ऐसी रजिस्टर्ड कंपनी will be capable of exercising all the functions of incorporated company। ये जो आपकी रजिस्टर्ड कंपनी है वो इनकॉर्पोरेटेड कंपनी के सभी काम कर सकती है। इसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक आ जाएंगी। कौन कौन सी पढ़ रखी है आपने, परपेचुअल सक्सेशन, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी, चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल, चाहे टेंजिबल हो या इनटेंजिबल, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, केस कर सकती है, इस पे केस फाइल किया जा सकता है। मतलब कंपनी को उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक कब मिलेंगी, आफ्टर रजिस्ट्रेशन, आफ्टर रजिस्ट्रेशन। जिस दिन आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई उस दिन से कंपनी क्या बन जाएगी, आपकी लीगल पर्सन, सेपरेट फ्रॉम द इनकॉर्पोरेटर, सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी। अच्छा, ये वाले जो केसेस दिए हुए हैं सिर्फ इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को बार बार आपको बताएंगे। अगर आपको लगानी है तो रीडिंग लगा लेना, बट आई वोंट सजेस्ट। आप करना चाहो तो आप रीडिंग लगा लेना, मैं तो सिर्फ बताऊंगी इसमें आपको लास्ट के दो, बाकी बार बार वही बात करेंगे। कंपनी लीगल पर्सन है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, प्रॉपर्टी अपने नाम से होल्ड कर सकती है, केस फाइल कर सकती है, इस पे केस फाइल किया जा सकता है। इन्हीं चीजों को घुमाएगा। दो चीजें थोड़ी ठीक दी हुई हैं जिनको हम ले लेते हैं। इनमें भी मैं बोलती हूँ आपको केस का नाम याद नहीं करना, सिर्फ रीडिंग लगानी है। एक वाला एक ये वाला मैं बताती हूँ आपको। पहले वाले में क्या हुआ, एक कंपनी है उसके सारे शेयर्स दूसरी कंपनी ने खरीद लिए। एक कंपनी है, एक कंपनी, इसके सारे शेयर्स बी कंपनी ने खरीद लिए, तो क्या ए कंपनी खत्म हो जाएगी, नहीं होगी। हर कंपनी जो है उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है। क्या है देखो, यहां से अंडरलाइन करना, कंपनी में परचेज शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी एंड दस बिकम अ कंट्रोलिंग कंपनी। हाउएवर, जस्ट बिकॉज कि कंपनी ने बाकी सारी शेयर्स खरीद लिए दूसरी कंपनी के, इट विल नॉट सर्व एज द मीन्स ऑफ पुटिंग एन एंड टू द कॉर्पोरेट कैरेक्टर ऑफ द अनदर कंपनी। क्यों, क्योंकि हर कंपनी सेपरेट ज्यूरिस्टिक एंटिटी है। एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के सारे शेयर्स खरीद लिए तो वो कंपनी कंट्रोलिंग कंपनी बन जाएगी, ठीक है, लेकिन दूसरी कंपनी खत्म नहीं होगी। मेड बाय लॉ कैन बी डिस्ट्रॉयड ओनली बाय लॉ, मेड बाय लॉ कैन बी डिस्ट्रॉयड ओनली बाय लॉ। समझ आई चीज की नहीं, बता बेटा। नेक्स्ट इसके अंदर ये वाला दिया हुआ है, एक कंपनी है जिसके ज्यादातर सारे शेयर्स किसके पास है, या तो केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के पास है, या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। तो क्या ऐसा माना जाएगा कि वो कंपनी प्रेसिडेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, नहीं। क्यों, क्योंकि कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी है। कंपनी जो है कभी भी अपने मेंबर्स की एजेंसी नहीं होती, ठीक है। क्या लिखा हुआ है देखो, द मेयर फैक्ट, मतलब द ओनली फैक्ट दैट एंटायर शेयर कैपिटल हैज बीन कंट्रीब्यूटेड बाय
central government, and all the shares are held by President of India or the officers of central government. Does not make any difference in the position of registered company. It will not make the company an agent of the president or central government. सही है कि नहीं है बताओ? एक कंपनी जो है कभी भी अपने मेंबर्स की एजेंट नहीं होते. याद रहेगा? बेसिकली तुम्हें जो लैंग्वेज याद करनी है वो तो सिंपल उतनी सी है जो स्टार्टिंग का पैराग्राफ था. इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन नंबर 9 क्या कहता है? ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, subscribers to memorandum or the person who become member time to time will form a body corporate. Such a registered company will be capable of exercising all the functions of a body corporate. Characteristics के नाम लिखाना. ठीक है? बॉडी कॉर्पोरेट एक बड़ा शब्द है जिसके अंदर कंपनी भी आती है बेटा और एलएलपी भी आती है. एलएलपी के लिए भी हम वर्ड यूज करेंगे बॉडी कॉर्पोरेट. बॉडी कॉर्पोरेट इज अ बिग वर्ड. कंपनी भी आती है, एलएलपी भी आती है. कौन से वाला? ये वाला. एक कंपनी है जिसके अंदर सारी शेयर कैपिटल किसने कंट्रीब्यूट की है? गवर्नमेंट ने. गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज ने. या उसके सारे शेयर्स किसके पास है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है. तो क्या वो कंपनी प्रेसिडेंट की एजेंसी मानी जाएगी? क्या वो कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी मानी जाएगी? नहीं. कंपनी अलग होती है, मेंबर्स अलग होती है. कंपनी कभी भी अपने मेंबर्स की एजेंट नहीं होती. यस लगेगा. हाँ चाहे मेंबर कोई भी हो, इसीलिए तो बोला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो तो भी फर्क नहीं पड़ता, सेंट्रल गवर्नमेंट है तो भी फर्क नहीं पड़ता. एजेंसी मतलब ये हो गया कि आप प्रिंसिपल मतलब वो जो मेन है और एजेंसी वो जो दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहा है. ऐसा नहीं माना जाएगा कि कंपनी उसी की है. कंपनी अलग है, वो अलग है. ये बोलना चाहते हैं. इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड एओए. एमओए एओए रजिस्टर होने के बाद बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे. याद आ रहा है? देखो क्या है सेक्शन नंबर 10. Where the MOA AOA when registered will bind the company and the members to the same extent as they have respectively been signed by the company and each member. और उस एग्रीमेंट में लिखा क्या है? To observe all the provision of memorandum and articles. MOA AOA when registered will form a binding contract between company and the members. It will be deemed that as if they have signed it individually, and they are ready to comply with the provision of MOA and AOA. लिखा हुआ क्या है? MOA AOA के प्रोविजन को हम फॉलो करेंगे. फिर आगे वही लाइन आ रही है देखो. All money payable by any member to the company shall be a debt due from him to the company. एग्जाम्पल लिख लो ताकि बाद में भी पढ़ो तो आपको याद रहे. That's why we have to pay interest on. That's why we have to pay interest on call in arrears. That's why we have to pay interest on call in arrears. ठीक है ना? कोई भी पैसा मेंबर को कंपनी को देना है ऐसा माना जाता है जैसे उस मेंबर ने कंपनी से कर्जा ले रखा है. कर्जे को टाइम पे नहीं करते तो इंटरेस्ट देना पड़ता है. वैसे ही अगर आप पैसे टाइम पे नहीं दोगे तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. दैट्स व्हाई वी हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर्स. क्लियर है क्या बेटा? बताओ. नेक्स्ट आ रहा है तुम्हारा टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल. क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल यहाँ पे दिया हुआ है, देखो एक बार. यहां से लेते हैं फिर उसके बाद में करा देती हूँ. क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल. कैपिटल कितने तरीके की है? सबसे पहले इन्होंने बोला नॉमिनल या ऑथराइज कैपिटल. ये मैं नहीं भी कराऊं तो मुझे पता है आप लोग जानते हो. स्टिल मैं एक बार रिफ्रेश करा रही हूं थोड़ा सा. नॉमिनल या ऑथराइज कैपिटल वो मैक्सिमम अमाउंट है जो एक कंपनी अपनी लाइफ टाइम में फ्लोट कर सकती है. ठीक है. और ये कहाँ दिया जाता है? कंपनी के कैपिटल क्लॉज में, एमओए के कैपिटल क्लॉज में. और आप डिवाइड करके बताते हो 10,000 इक्विटी शेयर्स ₹10 ईच टोटल अमाउंटिंग टू 1 लाख. ऐसे करके हमें दिखाना पड़ता है. तो मैक्सिमम अमाउंट कंपनी जो लाइफ टाइम में फ्लोट कर सकती है वो होता है तुम्हारा ऑथोराइज्ड कैपिटल. ऑथोराइज्ड कैपिटल का वो हिस्सा जो कंपनी इशू की फॉर्म में पब्लिक के बीच में लेके आती है दैट इज इशूड कैपिटल. ऑथराइज कैपिटल का वो हिस्सा जो कंपनी
इशू की फॉर्म में पब्लिक के बीच में लेके जाती है, उसे बोला जाता है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल का वो हिस्सा जिसे खरीदने के लिए पब्लिक रेडी हो जाती है इज नोन एज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इशूड कैपिटल का वो हिस्सा जिसे सब्सक्राइब करने के लिए पब्लिक रेडी हो जाती है वो होती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का वो हिस्सा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कॉल मनी के रूप में मंगवाते हैं इज नोन एज कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल जो है शेयर होल्डर जो है अगर जितनी कैपिटल पे कर देते हैं उसको बोलते हैं अपन पेड अप कैपिटल। कैन आई से कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल इन अरियर्स इज इक्वल टू पेड अप कैपिटल। वही है कि नहीं बताओ? कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल इन अरियर्स इज इक्वल टू पेड अप कैपिटल। तो ये एक ओवरऑल क्लासिफिकेशन है कैपिटल कितने तरीके की होती है। नेक्स्ट दिया है यहां पर शेयर्स। शेयर्स है तुम्हारे सेक्शन 284। नॉमिनल कैपिटल ऑथराइज कैपिटल अगर आप एक्सटेंड करना चाहते हो कर सकते हो। इसका पूरा प्रोसेस है यू हैव टू पास ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन द मेंबर्स मीटिंग। आपको डिटेल में पढ़ना है, कंपनीज एक्ट में आएगा आपके इंटर में ऑथराइज कैपिटल को चेंज करना। एमओए का कैपिटल क्लॉज आप एक तरीके से बदल रहे हो, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होता है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है सेक्शन 284 शेयर्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। कंपनी की शेयर कैपिटल का एक भाग सबसे छोटा भाग शेयर कहलाता है। कंपनी की शेयर कैपिटल का सबसे छोटा भाग शेयर कहलाता है। क्या लिखा हुआ है? शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इसमें स्टॉक भी शामिल है। शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। कंपनी की शेयर कैपिटल सपोज करो ये है और इसका एक छोटा सा भाग ये क्या कहलाता है? शेयर। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ शेयर कैपिटल इज शेयर। ठीक है, शेयर्स जो होते हैं उनमें स्टॉक भी शामिल है। शेयर्स जो होते हैं उनमें स्टॉक भी शामिल है। स्टॉक मतलब क्या होता है? एक तरीके से शेयर्स की गठरी बोल सकते हो। शेयर्स यूजुअली होते हैं वो फ्रैक्शनल अमाउंट में ट्रांसफर नहीं होते, बट द स्टॉक कैन बी ट्रांसफर्ड इवन इन द फ्रैक्शनल अमाउंट। आधे शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते ना। शेयर मान लो 100 रुपए का है तो 50 रुपए के लिए उसको ट्रांसफर नहीं कर पाओगे, तो शेयर को स्टॉक में भी कई बार कन्वर्ट करवाया जाता है। स्टॉक कैन बी ट्रांसफर्ड इवन इन फ्रैक्शन। क्या दिया हुआ है आगे देखो, शेयर्स हमारे मूवेबल प्रॉपर्टी है तो हमें पहले ही पता था। कैसे? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट सेक्शन 27 गुड्स में सिर्फ आती थी मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, और उसमें शेयर इंक्लूड किया था। मूवेबल है तभी तो किया होगा। शेयर्स आर मूवेबल प्रॉपर्टी। शेयर्स जो होती है इन पे नंबरिंग होती है। अब भाई शेयर्स की नंबरिंग पहले हुआ करती थी जब शेयर सर्टिफिकेट आया करते थे घर पे। आज के दिन शेयर्स कैसे होते हैं तुम्हारे? डीमेट फॉर्म में, और डीमेट फॉर्म में होते हैं तो उनकी कोई नंबरिंग नहीं होती, दे आर इंटरचेंजेबल। बट ये पॉइंट चल रहा है। एक क्वेरी आई है मैम, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कॉल मनी कैसे मंगवाते हैं? कॉल की जाती है कंपनी की तरफ से, लेटर जाता है मेंबर्स के पास कि आप भेजिए, तो फिर वो लोग भेजते हैं। कॉल की जाती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। बोर्ड मीटिंग होती है, उनमें डिसीजन होता है, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करवाया जाता है, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेटर्स भेजते हैं। किसको भेजते हैं? मेंबर्स को, फिर वो पे करते हैं। हाँ बेटा, अब यहाँ पे रूल तो बेटा पब्लिक के हिसाब से चल रहे हैं। शेयर मीन्स मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब इमूवेबल नहीं है। मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब जैसे शेयर सर्टिफिकेट है मेरे पास है, मैं आपको दे सकती हूँ कि नहीं दे सकती, ये बताओ। मूवेबल तो है कि नहीं है? मूवेबल मतलब जिसको आप मूव कर सकते हो। इमूवेबल मतलब जो फिक्स्ड है, जिसको आप एक जगह से हटा नहीं सकते, जैसे लैंड है, मॉर्गेज है, इनको सबको किस में लिया जाता है? इमूवेबल में लिया जाता है। शेयर्स आर मूवेबल प्रॉपर्टी। अगर मूवेबल नहीं होते तो आप सोचो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में गुड्स की डेफिनेशन में शेयर वर्ड आ ही नहीं पाता। वहां तो साफ साफ पढ़ा था गुड्स मीन्स ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी, पढ़ा था ना। अच्छा, ये इंक्लूड्स द स्टॉक। शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी की शेयर कैपिटल का एक भाग शेयर है और इस शेयर की डेफिनेशन में बोला गया है इसमें स्टॉक भी शामिल है। स्टॉक क्या होता है? इट इज एक तरीके से बोल सकते हो शेयर्स की गठरी है। शेयर्स को क्या है, आपके पास 50 शेयर है, आपने उनको स्टॉक में कन्वर्ट करवा दिया, तो मतलब क्या है, अब आप उसे फ्रैक्शनल अमाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हो। जरूरी नहीं है, वैसे आप कर सकते हो तो एक शेयर से कम को ट्रांसफर कर सकते हो क्या? सपोज करो आपका शेयर 100 रुपए का है, तो क्या आप 50 रुपए के लिए आधा शेयर ट्रांसफर कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो लेकिन स्टॉक कैन बी ट्रांसफर्ड इन फ्रैक्शन ऑल्सो।
हाँ, जितना चाहो उतना ट्रांसफर कर दो। अगर आप फ्रैक्शनल में करना चाहते हो तो आप क्या करो, स्टॉक में कन्वर्ट करवा लो। ठीक है, क्या दिया, शेयर्स पे नंबरिंग होनी चाहिए, लेकिन अभी आज के दिन बात करें तो पॉइंट हमारा स्टैंड नहीं करता, क्योंकि शेयर्स किस में होते हैं, डीमेट में। अब ये हमें बता रहा है काइंड ऑफ शेयर कैपिटल। दो तरीके की शेयर कैपिटल पढ़ रखा होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो कैपिटल है जहां पर इनको प्रेफरेंशियल राइट्स मिलते हैं। प्रेफरेंस मिलता है इनको दो चीजों में, एक तो डिविडेंड का पेमेंट इक्विटी वालों से पहले होगा, और वाइंडिंग अप के टाइम रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इक्विटी वालों से पहले होगा। क्या लिखा हुआ है देखो, प्रेफरेंशियल राइट पहला क्या है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, दूसरा रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, दूसरा इक्विटी शेयर कैपिटल। जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है उसे इक्विटी माना जाएगा, बिल्कुल पब्लिक कंपनी वाली डेफिनेशन। जो प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक है, ठीक है, तो जो प्रेफरेंस नहीं है वो इक्विटी। इक्विटी को दो में डिवाइड किया, पहला विद यूनिफॉर्म वोटिंग राइट, दूसरा विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। यूनिफॉर्म वोटिंग राइट मतलब वन शेयर वन वोट, वन शेयर वन वोट, और दूसरा है डिफरेंशियल वोटिंग राइट। इनके वोटिंग राइट या डिविडेंड राइट नॉर्मल इक्विटी शेयर से होल्डर से अलग होते हैं। दो तरीके के शेयर्स जारी किए जा सकते हैं, एक तो होते हैं तुम्हारे प्लेन वैनिला शेयर्स, प्लेन वैनिला शेयर्स जिनको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म वोटिंग राइट, ठीक है, वन शेयर वन वोट, वन शेयर वन वोट, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। दूसरा डीवीआर, डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर, ये चॉकलेट टॉपिंग वाले हैं, इनमें कुछ थोड़े से चेंजेस हैं। प्लेन वैनिला वर्ड नॉर्मल में यूज किया जाता है, चॉकलेट टॉपिंग मेरा वर्ड है, ठीक है, तो प्लेन वैनिला आप यूज कर सकते हो। इनको बोला जाता है यूनिफॉर्म वोटिंग राइट वाले को क्या बोलते हैं, प्लेन वैनिला शेयर। डीवीआर कौन से होते हैं, डिफरेंशियल वोटिंग राइट। ये वाले कौन से शेयर्स हैं, इनके वोटिंग राइट और डिविडेंड राइट नॉर्मल वालों से अलग होंगे। यूजुअली क्या होता है, यहाँ पे डिविडेंड का राइट तो ज्यादा दिया जाता है और वोटिंग राइट कम दिया जाता है। जैसे यहाँ पे हो सकता है जिसके पास 10 शेयर है उसको एक वोट मिलेगा, चेंजेस हो सकते हैं। हाँ, वहां तो एक फिक्स्ड है, वन शेयर वन वोट, वन शेयर वन वोट, ठीक है। विद डीवीआर वाले के एग्जांपल दिए हुए हैं, टाटा मोटर है, फ्यूचर रिटेल है, जैन इरिगेशन है, ये इस तरीके की कंपनीज है जिन्होंने क्या किया है, डीवीआर जारी किए हैं। डीवीआर जारी किए हैं मतलब ऐसे वाले शेयर जारी किए हैं जिनके वोटिंग राइट या डिविडेंड राइट नॉर्मल वालों से अलग होते हैं। टाटा मोटर्स का एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे, इन्होंने डीवीआर जारी किए थे, जिसके पास 10 शेयर होंगे उसको 1 वोटिंग राइट मिलेगा, पर डिविडेंड जो है 0.5% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ऐसा हो सकता है, दो तरीके के हो सकते हैं। समझ आई चीज की नहीं आई, यहां तक ही बताओ। हमने क्या पढ़ा, कैपिटल के बारे में, शेयर के बारे में, और इक्विटी और प्रेफरेंस के बारे में। क्लियर है कि यहां तक बोलो, ठीक है। तो इतना पोर्शन करा देती हूँ तुम्हें पहले आईसीआईसी। ये जो अभी पॉइंट पढ़े ना अपन ने, बहुत बेसिक पॉइंट्स है, इन पे क्वेश्चंस कम बनते हैं, तो बहुत लिमिटेड करेंगे, क्योंकि ये चीज वो मान के चलते हैं कि कॉमर्स के स्टूडेंट को आइडिया होता है कि शेयर क्या है, कैपिटल क्या है, तो ये चीजें तो बहुत रेयर में पूछेगा। तो नॉमिनल और ऑथराइज शेयर कैपिटल कहां से लेना, देखना, यहां से एक लाइन लिखना, means such capital which is authorized by the memorandum of company to be the maximum amount of share capital of the company. ठीक है, the maximum amount which is authorized to raise by issuing the shares upon which it pays the stamp duty. मैक्सिमम अमाउंट जो कंपनी अपनी लाइफ टाइम में फ्लोट कर सकती है उसी को क्या बोलते हैं, ऑथराइज शेयर कैपिटल। जितना जितना कराऊं उतना कर लेना, बस बहुत है। इशूड कैपिटल which means such capital as the company issues from time to time for subscription. It is the part of the authorized capital which is offered by company for subscription. खत्म, नहीं कुछ नहीं, बस ये है कि कभी आ जाए तो एक दो लाइनें लिखने की हिम्मत होनी चाहिए, बाकी मुश्किल है पूछे वो, लेकिन पूछ ले तो। आगे देखो, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, such part of the capital which is for the time being subscribed by the members of the company.
इशूड कैपिटल का वो भाग जिसे खरीदने के लिए पब्लिक रेडी हो गई है, सब्सक्राइब कर रही है, उसी को क्या बोलते हैं? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है। कॉल्ड अप कैपिटल में क्या लिखोगे? कॉल्ड अप कैपिटल एज सच पार्ट ऑफ द कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड अप फॉर पेमेंट। इट इज द टोटल अमाउंट कॉल्ड अप ऑन दी शेयर्स इश्यूड। कौन कॉल करता है? BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनके पास पावर होती है। पेड अप कैपिटल, टोटल अमाउंट पेड और क्रेडिटेड एज ऑन द पेड ऑफ द paid upon the shares issued equal to the called up capital less call in arrears। called up capital में से call in arrears हटा दो तो paid up capital आ जाएगी। नेक्स्ट है तुम्हारा टॉपिक शेयर्स। बहुत नॉमिनल अंडरलाइन करवाऊंगी, सिर्फ उतना लेना है। 284 डेफिनेशन दी हुई है। शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक। ये सब कुछ नहीं लेना। शेयर इज एन इंटरेस्ट इन द कंपनी, ज्यादा ज्यादा लेना तो हेडिंग। केस लॉ भी नहीं लेना तुम्हें। आईसीआई मैटर बल्क में डालता है बिल्कुल। शेयर कैपिटल दो तरीके की, इक्विटी और प्रेफरेंस। इक्विटी वाली दो तरीके की, यूनिफॉर्म वोटिंग राइट, डीवीआर। शेयर्स को मूवेबल प्रॉपर्टी माना जाता है। सिर्फ हेडिंग, शेयर्स शैल बी नंबर्ड। नंबरिंग होती है, लेकिन वो सिर्फ कब होती है? जब आपके शेयर्स होते थे किसमें? फिजिकल फॉर्म में। आगे दिया हुआ भी है, हाउएवर दिस शैल नॉट अप्लाई टू अ शेयर हेल्ड बाय अ पर्सन whose name is entered as a holder of beneficial interest in the records of depository। आज के दिन बात करें तो ये पॉइंट लगता ही नहीं है, क्योंकि शेयर्स मोस्टली किस में होते हैं? हमारे डीमेट में होते हैं, है ना? तो नंबरिंग होती ही नहीं है उनकी, दे आर इंटरचेंजेबल। आगे क्या आया देखो, काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। काइंड ऑफ शेयर कैपिटल में इक्विटी विद वोटिंग राइट, डिफरेंशियल वोटिंग राइट, रिपीटिशन है। अब एक बार देखो यहाँ पे, ये बहुत इसी बात को बार बार बोलेगा। एक्सप्लेनेशन पहले पढ़ लो, वापस आएंगे फिर उस पर। एक्सप्लेनेशन में क्या दिया देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल कौन सी होती है? मींस ऑल द शेयर कैपिटल विच इज नॉट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जो प्रेफरेंस नहीं है वो इक्विटी है, जो प्रेफरेंस नहीं है वो इक्विटी है। फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कौन सी होती है? मींस दैट पार्ट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल विच कैरीज और विल कैरी प्रेफरेंशियल राइट। प्रेफरेंशियल राइट किसमें? पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट, रीपेमेंट इन केस ऑफ वाइंडिंग अप और रीपेमेंट ऑफ दी कैपिटल। इतना ही करना है। दो चीजों में इनको प्रेफरेंस मिलेगा, एक तो डिविडेंड का पेमेंट इक्विटी वालों से पहले होगा और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप इक्विटी वालों से इनको पहले होगा। तुम्हें ये बाद वाला पोर्शन भी लेने की जरूरत नहीं है कि वापस वही चीजें रिपीट कर रहा है बार बार। अपन को सिर्फ यह याद रखना है, दो चीजों में प्रेफरेंस मिलता है, डिविडेंड का पेमेंट इक्विटी वालों से पहले होगा और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इन केस ऑफ वाइंडिंग अप इक्विटी वालों से पहले होगा। डीवीआर का एक एग्जांपल दिया हुआ है, वो पढ़ रहे हैं। डिफरेंशियल वोटिंग राइट। टाटा मोटर्स ने 2008 में इक्विटी शेयर्स विद डीवीआर लॉन्च किए थे। इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। अब ये डिफरेंशियल वोटिंग राइट है, नॉर्मल से अलग है, तो इन्हें कोई नाम देना पड़ता। तो टाटा मोटर्स ने इनको क्या नाम दिया? ए इक्विटी शेयर्स। क्या दिया? ए इक्विटी शेयर्स। ठीक है। इन इट्स राइट इश्यू, राइट इश्यू जानते हो ना, एग्जिस्टिंग मेंबर्स को ये ऑप्शन देते हैं कि आप शेयर्स खरीद लो, है ना? अब क्या आया? इन द इश्यू, जिसके पास 10 ए इक्विटी शेयर्स थे उन्हें क्या मिल रहा था? ओनली 1 वोटिंग राइट। अलग होंगे ना नॉर्मल से। नॉर्मल वाला क्या कहता है? 1 शेयर 1 वोट। यहाँ पे जिसके पास 10 शेयर थे उसके पास 1 वोट था। 10 शेयर 1 वोट। आगे देखो क्या दिया है, लेकिन इनको 5 परसेंटेज पॉइंट डिविडेंड जो था वो नॉर्मल वालों से ज्यादा मिल रहा था। डिविडेंड ज्यादा था नॉर्मल से, वोटिंग राइट नॉर्मल से कम थे। ठीक है। अब भाई इनके अंदर वोटिंग राइट कम थे, वोटिंग राइट कम होने की वजह से इनकी ट्रेडिंग मार्केट में होती थी एट डिस्काउंट। क्या लिखा हुआ है देखो, सिंस ए इक्विटी शेयर्स डिड नॉट कैरी सिमिलर वोटिंग राइट, it has been traded at discount to the other common shares having full voting right। ट्रेडिंग भी अलग अलग होती है, लिस्टिंग भी करानी पड़ती है। अदर कंपनीज जिन्होंने इस तरीके के शेयर जारी किए हैं वो कौन है? फ्यूचर रिटेल,
जैन इरिगेशन एटसेट्रा। एग्जाम्पल इन्होंने हमें किसका दिया? टाटा मोटर्स का। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, यूनिफॉर्म वोटिंग राइट में 1 शेयर 1 वोट होता है। डीवीआर में ये इनके वोटिंग राइट और डिविडेंड राइट नॉर्मल वालों से अलग होते हैं। टाटा मोटर्स के एग्जाम्पल में 10 जिसके पास शेयर थे उसे 1 वोटिंग राइट मिल रहा था। कंपनी को बहुत बड़ा बेनिफिट होता है बेटा, इसका बहुत बड़ा लॉजिक है, पूरा इंटर में हम पढ़ते हैं। एक शॉर्ट बता देती हूँ, तूने पूछा है तो। डीवीआर जो है उससे कंपनी को बहुत फायदा होता है। कंपनी के प्रोमोटर्स को हमेशा डर लगा रहता है कि कोई ना कोई हमारी कंपनी को टेक ओवर ना कर ले। जैसे मान ले कंपनी में 60% होल्डिंग प्रोमोटर के पास है, 40% पब्लिक के पास है। कंपनी को पैसे चाहिए 500 करोड़, ठीक है। अब मार्केट से लेके आएगी, शेयर्स अगर जारी किए तो भाई वोटिंग राइट पब्लिक का बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? अब वो पब्लिक वाले बंदे हर मैटर में इंटरफियर करेंगे, डिसीजन लेने में इसको दिक्कत आएगी। तो इसने क्या किया? एक तीर से 2 निशाने। क्या? पैसा भी आ जाए, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। भाई पैसा भी हमारे पास आ जाए, और दूसरा वोटिंग राइट भी ज्यादा ना देने पड़े, तो इंटरफेयर भी ना करे हमारे डिसीजन में। तो क्या प्रलोभन दिया जाता है? भाई तुझे डिविडेंड तो एक्स्ट्रा देंगे, पर तेरे वोटिंग राइट नॉर्मल से कम होंगे। हाँ, देना मजबूरी। हाँ हाँ, देखो ऐसा अगर मैं बात करूं, सपोज करो मेरे पास रिलायंस के शेयर्स है, ठीक है। तो जब उनकी एजीएम होगी तो मैं वोट डालने थोड़ी ना जाती हूँ। भाई मेरे पास सपोज करो नॉमिनल 50,000 रुपए के शेयर है, ठीक है। अब भाई वहां पे अगर मैं चली भी जाऊं तो कौन मेरी बात सुनने वाला है? क्यों? हमारे पास इतने क्वांटम के शेयर्स ही नहीं है। और जाने आने का मतलब क्या है? मुझे जाना पड़ेगा मुंबई रजिस्टर्ड ऑफिस, जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? बताओ। आने जाने की भी कॉस्टिंग है, आने जाने की भी कॉस्टिंग है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, आपको जॉब से लीव लेनी पड़ेगी। तो एज अ फिजिबिलिटी देखा जाए तो मेरा इंटरेस्ट किसमें ज्यादा है? डिविडेंड में। जो आपकी आईटी कंपनीज होती हैं, जैसे टीसीएस है, आईटीसी है, ये यूज टीसीएस है, इन्फोसिस है, इनके लिए बोला जाता है कि ये डिविडेंड अच्छा देती है एज कंपेयर टू अदर कंपनीज। कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो बहुत नाम मात्र का देती हैं, लेकिन उनके शेयर्स बहुत बड़े बड़े लेवल वाले। एमआरएफ का एक शेयर अगर आप देखोगे 95-96,000 समथिंग चलता है ना। अब उसके अंदर देखा जाए डिविडेंड बहुत नाम मात्र का देता है। ये डिपेंड करता है कि कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी कैसी है। किसी की तो डिविडेंड पॉलिसी काफी लिबरल होती है और किसी की काफी रेस्ट्रिक्टिव होती है। तो आई थिंक ये समझ में आया ना कि इनका ऐसा डिसीजन क्यों होता है डीवीआर जारी करने का, कि भाई वोटिंग राइट तो हम कम देंगे, डिविडेंड ज्यादा दे देंगे, ताकि वो बंदा हमारी कंपनी के मैटर में इंटरफियर ना करे, इसलिए ये डिसीजन लिया जाता है। क्लियर है क्या? ये बताओ बेटा। क्या? ट्रेडिंग एट डिस्काउंट है क्योंकि इनको वोटिंग राइट पूरे नहीं मिल रहे ना बेटा, इनके वोटिंग राइट कम है, इस वजह से इनकी ट्रेडिंग डिस्काउंट पे होती है। नॉर्मल वोटिंग राइट वाले हैं वो तो इंटरफेयर कर सकते हैं डिसीजन में, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इनके पास पार्टिसिपेशन का राइट नहीं है, डिविडेंड एक्स्ट्रा दे दिया ना इनको बदले में, ट्रेडिंग विल बी एट डिस्काउंट। डिविडेंड एक्स्ट्रा दे रहे हैं लेकिन वोटिंग राइट नॉर्मल से कम है। अब वोटिंग राइट कम होने की वजह से ट्रेडिंग होती है एट डिस्काउंट। लोग बोलते हैं हम करेंगे क्या इसको लेके? ये वाले नहीं, जरूरी नहीं है। इस वाले केस में दिया था, इस वाले केस में दिया था, आप अलग के भी दे सकते हो। नॉर्मल पब्लिक को दो, कोई दिक्कत नहीं है। राइट इशू में दो, ये जरूरी नहीं है। नॉर्मली भी डीवीआर लॉन्च कर सकते हो, जरूरी नहीं होता राइट इशू में दे। एक क्वेश्चन आया मैम, अनलिमिटेड कंपनी और गारंटी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग हो सकती है क्या? अनलिमिटेड कंपनी और गारंटी कंपनी, देखो गारंटी कंपनी और अनलिमिटेड कंपनी के केस में आई विल से नो, अनलिमिटेड कंपनी में नहीं होती। अनलिमिटेड कंपनी वैसे भी हमारे जो है ना यहाँ पे कॉमन नहीं, जो लिमिटेड बाय शेयर वाली कंपनीज है ना, लिमिटेड बाय शेयर वाली कंपनीज है उन्हीं में होती है। और लिमिटेड बाय शेयर में भी उन कंपनीज में जिन्होंने स्टॉक एक्सचेंज के साथ लिस्टिंग एग्रीमेंट किया है, जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। पब्लिक कंपनी भी अनलिस्टेड हो सकती है, हमने कल बात की थी टाटा सन्स की, पिलानी इन्वेस्टमेंट की, याद आ रहा है? तो जरूरी नहीं होता है। ये क्लियर है क्या बेटा? यहां तक ये बताओ मुझे, यहां तक समझ में आया? तो इस टॉपिक में आपको यहां तक लेना है, और ये सारा पूरा पार्ट जो है ना ओनली रिपीटिशन है, तो आपको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे नेक्स्ट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन।
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कंपनी के बेटा दो मेन डॉक्यूमेंट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए बोला जाता है इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, इट इज द चार्टर ऑफ द कंपनी। जैसे बीइंग एन इंडियन सिटीजन मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाके कोई काम नहीं कर सकती, वैसे ही कंपनी अपने एमओए से बाहर जाके कोई काम नहीं कर सकती। क्या लिखा हुआ है देखो, इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, इट इज द चार्टर ऑफ द कंपनी। चार्टर वर्ड सुना है? जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना ब्रिटिशर्स वाली, तो वहां पे जो क्वीन ऑफ इंग्लैंड उसका चार्टर आता था, रॉयल ऑर्डर बोला जाता है इसको, मतलब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बोला जाता था। ठीक है, तो चार्टर ऑफ द कंपनी मतलब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। रॉयल चार्टर पास होता था उसमें, शाही आदेश बोलते हैं इसको। ठीक है, इट इज द फाउंडेशन ऑन विच द कंपनी इज बिल्ट अप। ये वो नींव है जिसके ऊपर पूरी कंपनी खड़ी हुई है। फाउंडेशन मतलब नींव, अपने कोर्स का नाम भी फाउंडेशन है। ठीक है, क्यों? ये नींव है आगे सीए बनने की। It is the foundation on which the company stands or is built, on which the whole edifice or structure of company is built. Foundation है ये। Object of MOA and format, format दिया हुआ है शेड्यूल नंबर 1 में, 5 टेबलें है A B C D E। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो किसके अकॉर्डिंग होगा? टेबल ए। लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल, टेबल बी। लिमिटेड बाय गारंटी विद शेयर कैपिटल, टेबल सी। अनलिमिटेड कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल, टेबल डी। अनलिमिटेड कंपनी विद शेयर कैपिटल, टेबल ए। दोबारा सुनो, शेड्यूल नंबर 1 5 टेबलें। टेबल ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, देखो ऐसे ही सीक्वेंस पड़ा है, पहले लिमिटेड बाय शेयर, फिर गारंटी, फिर अनलिमिटेड। बस इतना याद रखना, विदाउट शेयर कैपिटल वाली पहले आती है, विद शेयर कैपिटल वाली बाद में आती है। देखो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, गारंटी कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल, गारंटी कंपनी विद शेयर कैपिटल, फिर अनलिमिटेड कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल, अनलिमिटेड कंपनी विद शेयर कैपिटल। ठीक है, तो ये फॉर्मेट दिए हुए हैं कहां पर? शेड्यूल 1 टेबल्स में दिए हुए हैं। आगे बताया कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट क्या है मतलब आप एमओए बना रहे हो, आखिर इसका मकसद क्या है? पहली चीज तो है इट डिसाइड्स द पॉसिबल स्कोप ऑफ ऑपरेशन, ये बताता है कंपनी का दायरा कि कंपनी क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती। एमओए में एक क्लॉज होता है बेटा जिसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। एमओए में एक क्लॉज होता है ऑब्जेक्ट क्लॉज, अलग अलग क्लॉजेस होते हैं, नेम क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज। थर्ड नंबर पे एक क्लॉज आता है हमारा ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, कंपनी वही काम कर सकती है, उसके अलावा कोई काम नहीं कर सकती। तो इट डिसाइड्स द स्कोप ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कंपनी, कि कंपनी क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती, उसका एक दायरा निर्धारित करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। दूसरा पॉइंट क्या है? शेयर होल्डर, क्रेडिटर या जो भी कंपनी के साथ डील कर रहे हैं उनको पता चल जाता है कि कंपनी की पावर क्या है, कंपनी की किन किन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकती है। कैसे? एमओए एओए रजिस्टर होने के बाद बन जाते हैं बेटा पब्लिक डॉक्यूमेंट। क्या बन जाते हैं? पब्लिक डॉक्यूमेंट। कोई भी बंदा नॉमिनल फीस का पेमेंट करके इन डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट कर सकता है। कोई भी बंदा नॉमिनल फीस का पेमेंट करके, सेक्शन आएगा अभी आगे 399, नॉमिनल फीस का पेमेंट करो और आप इन डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हो। अब भाई कंपनी तो है आर्टिफिशियल पर्सन, जब आप कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करो तो चेक कर लो कि कंपनी के पास ये कॉन्ट्रैक्ट करने की पावर भी है या नहीं है। ठीक है, तो किसकी हेल्प कर रहा है? शेयर होल्डर्स की, क्रेडिटर्स की, या जो भी कंपनी के साथ डील करते हैं उनको पता चल जाएगा कि कंपनी के पास क्या पावर है और कंपनी किन किन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकती है। समझ आई चीज? और तीसरा है शेयर होल्डर जो है, जो पैसे लगा रहा है, उसे पता चल जाएगा कि कंपनी उसका पैसा कहां पे यूज करेगी और वो कितना रिस्क ले रहा है। जैसे मान लो मैंने एनटीपीसी में 20,000 रुपए लगाए, तो मुझे पता है कि जो कंपनी है ना वो मेरा पैसा पावर जनरेशन में लगाएगी। क्यों? क्योंकि कंपनी पावर सेक्टर की है। पता चल जाएगा ना कि पैसा मेरा कहाँ किस फील्ड में लगेगा। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगी? पावर सेक्टर का स्वॉट एनालिसिस कर लूंगी, इसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या थ्रेट है। तो मुझे पता चल जाएगा कि व्हाट आर द रिस्क आई एम टेकिंग, कितना जोखिम उठा रही हूं मैं, पता चलेगा ना। क्या लिखा हुआ है देखो, शेयर होल्डर्स कैन नो द पर्पस फॉर विच
द मनी विल बी यूज एंड द रिस्क दे आर टेकिंग। स्वॉट एनालिसिस कर लो, आपको पता चल जाएगा। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। यहां तक समझ में आया क्या बेटा, ये बताओ। यहां तक क्लियर है? आगे अपन कल कंटिन्यू करते हैं इसको। कोई क्वेरी है बेटा, आप लोग पूछ सकते हो। सक्षम, तनीश, चंद्र प्रकाश, एनीवन बेटा। जिन शेयर्स की स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग होती है फुल्ली पेड अप की होती है क्या? यस, फुल्ली पेड अप की होती है यूजुअली। अगर आप पार्टली पेड अप होते हैं तो पहले उनको बोला जाता है कि फुल्ली पेड अप कराओ, उसके बाद ही हम उसकी ट्रेडिंग अलाउड करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। और कोई क्वेरी बेटा किसी की? ये भी बताया मैंने बेटा, जिन शेयर की स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग होती है फुल्ली पेड अप की होती है। यस। एनी अदर क्वेरी बेटा? मैम, अगर कोई अपनी इनकम शेयर में इन्वेस्ट कर दे तो टैक्स नहीं देना पड़ता क्या? बेटा डिपेंड करता है, आप जब शेयर्स बेचते हो उसके टाइम ऑफ टाइम पे कैपिटल गेन के अकॉर्डिंग आप टैक्स देते हो। डिपेंड करता है, देना पड़ता है, टैक्सेबल है भाई। एनी अदर क्वेरी? चलो फिर अपन वाइंड अप करते हैं। ज्यादा रखते हैं, ज्यादा फेस वैल्यू तो कम नहीं होती है, फेस वैल्यू तो कम नहीं होती है, बट यूजुअली ऑथराइज कैपिटल का अमाउंट ज्यादा रखा जाता है।